So I don't think so will be a much issue for you. So इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चीजें बेसिक हम पढ़ रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। वी आर एक्चुअली ऑर्गेनिक, लाइक हम लोग कार्बन से बने हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है डीएनए में। जो लोग बेसिक बायोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर हैं ये मोस्टली ऑर्गेनिक डीएनए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसे पहले हमें वो 10 नाम याद होने चाहिए, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो आपको आते हैं नाम? तो जी, जैसे अगर CH4 हो, 1 कार्बन हो तो हम उसको मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन हो तो हम उसको इथेन कहते हैं, 3 कार्बन हो तो उसको प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन से ब्यूटेन, 5 कार्बन से पेंटेन, ठीक है। इसी तरह 6 कार्बन से हेक्सेन, 7 कार्बन से हेप्टेन, 8 कार्बन से ऑक्टेन, ये हेप्टेन है और ये हेक्सेन है। इसके अलावा 8 कार्बन से ऑक्टेन, 9 कार्बन से नोनेन और 10 कार्बन से, ठीक है। ये हमारे पास सीधी सीधी इसकी एक जो है नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको सबसे पहले आने चाहिए जब भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि आपके पास वो एक स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन में हो सकते हैं। जैसे ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। और ये बेटे आपके पास ब्रांच आइसोमर्स हैं जी, एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं। एक मिनट बेटा वेट करें, एक मिनट। स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। इसको आप लोग आइसोमर्स भी कहते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे से ही निकले हुए हैं ये। इसको हम आइसोमर्स मतलब उनके पास वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम ही होता है। एग्जैक्टली, ये नॉर्मल चेन है और बेटा इसको हम ब्रांच्ड चेन कहते हैं, या इसको आप लोग आइसो का नाम देते हैं। यहाँ आप लोग कुछ बातें बेसिक याद रखें। हमारे पास नॉर्मल चेन, आइसो चेन और एक नियो चेन भी होती है। अब वो आगे जाके हम थोड़ा नियो सा चेन सुना रहता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आती है नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन्स क्या है? जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूँ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है कि एक स्ट्रेट चेन चलती हुई आ रही है। ऐसी चेन को हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। इसको नॉर्मल चेन भी हम नाम देते हैं। जब जी हम बात करते हैं इस चेन की, 1 2 3 4 एंड 5, अब ये अगर आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे आइसो। नहीं, इसका जो नाम है हमने ऊपर जो लिखा है ये है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम है आइसोपेंटेन। जी अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इस तरह की चेन है, 1 2 3 4 एंड 5, अब इसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी चेन है, या इस कंपाउंड को क्या नाम दिया जा सकता है? इसको कहा जा सकता है नियोपेंटेन। तो मैं आपको एक जर्नल सी इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, याद रखिएगा। एक ऐसी चेन जिसमें एक कार्बन फर्दर सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच हो, या एक कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे ये कार्बन है, ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे कार्बन को जो 1 या 2 के साथ अटैच होते हैं उनको नॉर्मल कहा जाता है। वो कार्बन की चेन जिसमें एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, इसको आइसो कहा जाता है। और वो कार्बन जो फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच हो उसको नियो कहा जाता है। तो हमारे पास नॉर्मल चेन्स होती हैं, हमारे पास आइसो चेन्स होती हैं, और हमारे पास नियो चेन्स होती हैं। नियो चेन के अंदर कहते हैं 4 और मोर, और फिर आइसो चेन में 3, और फिर एंड नॉर्मल में 1 और 2।
तो ये सिंपल आपने नॉर्मल, आइसो और नियो का डिफरेंस। मतलब अगर 5 बॉन्ड में उसको नियो ही कहेंगे। अगर उसके साथ एक कार्बन के साथ फर्दर 4 बाउंड हो ना, ऐसे, तो फिर हम्म। उनको नियो कहा जाता है। स्ट्रक्चर आप देख लें बस। मतलब सिर्फ एक ही जरूरत है कि सारे दूसरे नॉर्मल हो सके, लेकिन अगर कम से हाँ, कम एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो चेन में। लेकिन अब क्योंकि आईयूपैक सिस्टम है तो अब वो सिस्टम ये वाला चेंज हो चुका है, लेकिन ये पुराने इनके नाम जो चलते आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे। मतलब अब नहीं इनको यूज करेंगे एग्जाम्स पे। देखिए एग्जाम में वो पता है क्या कह सकता है, तो ये कॉमन नेम्स है। हम्म। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि बताएं हम्म। कि ये कौन सा अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड OH। हम्म। अब इसका नाम हम दे सकते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है? 5। तो हम कहते हैं जी। पेंटाइल, क्योंकि एंड से हाइड्रोजन उड़ा के हम OH लगा रहे हैं ना इसके अंदर। हम्म। लास्ट में जो एक हाइड्रोजन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने OH से, तो इसको कहते हैं पेंटाइल। पेंटा 5 कार्बन से हम्म। ना। तो ये कौन सा है? नॉर्मल पेंटाइल। और ये आ गया अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इस तरह से लगा दूं, जो दूसरा आपके पास कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, और यहाँ OH लगा दूं, इसको नाम क्या देंगे शाबाश? इसको हम आइसो पेंटाइल अल्कोहल। Exactly. और बेटा अगर मैं इसको यूं लिख दूं, तो अब ये कौन सा हो जाएगा? ये नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो इस एग्जाम में तरह, ये डालेंगे। मतलब पॉसिबल है कि वो आपको कोई नाम दे दें इस तरह का। तो ये कॉमन क्योंकि नेम होते हैं ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आपने इनको याद रखें। हम्म। ठीक है। ठीक है। वो अगर इस तरह का आ जाए, वैसे तो वो जरूरी है कि वो नोमेनक्लेचर ही दें। अच्छा भी यही है कि वो नोमेनक्लेचर आपको दें, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम्म। नाम कैसे देने का वो नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है। लेकिन उसको हम आगे देखते हैं क्या है। खैर, इसकी जगह अगर हेलोजन लगा होता तो अल्काइल, ये पेंटाइल हैलाइड हो जाना था, ये हम्म। अल्कोहल हो जाना था। ठीक है। हम्म। ओके। तो यहाँ से बेटा हम चलते हैं। जी, ये हमारे पास ग्रुप्स है। अच्छा, यहाँ पर उसने ये देखें डिफरेंट कलर्स के साथ उसके क्लाउड्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपने बस ये कलर स्कीम याद रखनी है। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लोग किसी भी कंपाउंड को स्केलेटल्स की शक्ल में, यानी उसके ढांचे की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 3 कार्बन है तो जितने किनारे होंगे उतने कार्बन होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे बनाऊं, 1 2 3 4 5, तो मुझे बताएं इसका क्या नाम है? जी। कंपाउंड का क्या नाम होगा बेटा, जो मैंने अभी बनाया? हम्म। इसका क्या नाम होगा बताएं? हम्म। कौन सा किधर? आपको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही ये वाला? सर आपने तो कुछ ड्रॉ नहीं किया। अभी तक तो नहीं हुआ। क्या चीज का? आपने तो कुछ क्या चीज का सर? आपको आपने कुछ 14.3 एग्जाम्पल नजर आ रही है बेटा? अच्छा आपने कोई डॉट्स डाले हैं, हाँ। अब वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब नजर आ रहा है। इसका बताएं कि ये कौन सा? हाँ हाँ, 14.4 अब नजर आ रही है। ठीक है। हाँ, इसको आप पूछ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम होगा? क्या मतलब नियो? आप नॉर्मल आइसो और नियो के बारे में बात कर रहे हैं? जी, इसको नॉर्मल कहेंगे। ये नॉर्मल होगा, पेंटेन। ठीक है। हम्म। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता, इसका नाम क्या होगा? आइसो। शाबाश। और अगर मैं यूं बना दूं, नियो। नियो 4 और मोर होता है ना, मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये 5 6 7 जितने भी हो, ये देखो, ये हम्म। जो जितनी बार ये कट कर रहा होता है ना, यानी जितनी बार ये एजिज हो, जितने एजिज होंगे ना, समझ लो वो हम्म। उतने कार्बन लगे होंगे। आपने एजिस काउंट कर लेने स्केलेटल स्ट्रक्चर। हम्म।
अच्छा, एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हैं, राइट? जी हाँ, आई थिंक सो कि हमें इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो अभी ओ लेवल में भी कर लिया था। विद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल केमिस्ट्री, अच्छा जी, वेरी यूजफुल कॉम्बिनेशन। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर देखें आप लोग, जब भी देखेंगे तो स्केलेटल की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, ताकि स्केलेटन होता है ताकि उसमें टाइम भी सेविंग होती है और बाकी भी। ठीक है, ये बेटा आपका होम टास्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपली इनको सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगे। अच्छा बस होम टास्क के फिर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मैं बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। जस्ट आपको भेज देता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब बेटा यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ। ये आपके पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप गिवन है। फंक्शनल ग्रुप समझते हैं आप क्या होता है? फंक्शन मतलब वो जो CnH2n होते हैं और वो सब चीज़ें हैं। कोई भी ग्रुप जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता वो सेम फंक्शन ग्रुप होता है। है। फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स का बिहेवियर तकरीबन एक जैसा होगा, वो एक जैसे रिएक्शन किया। सेम जी, जैसे ये देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आएंगे। एग्जैक्टली सिमिलर। ये देखें, यहाँ पर आपके पास CnH2n गिवन है, आपके पास अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ अल्कीन्स। जैसे मेरे पास 2 कार्बन हो तो C2H2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट्स वेरी सिंपल। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, CH2। अच्छा, एरीन्स जो है आपके पास, एरीन्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एरीन्स का, एरीन ही एक एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है। मतलब उनका कोई ऐसा नहीं है, कोई CnH2n ऐसा कुछ नहीं है उनके ना पास? ना, इनका फॉर्मूला गिवन नहीं है, ठीक है। असल में इनका अच्छा। फॉर्मूला CnHn-1 हम ड्राइव तो कर सकते हैं, लेकिन ये रैशनलाइज नहीं होता, हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सिंपल याद रखें, आगे इनके अच्छा। रिएक्शंस आते जाएंगे। इसी तरह आपके पास अच्छा। एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ये सारे चैप्टर्स क्योंकि आगे आते जाएंगे, तो आप इनको वन बाय वन ठीक पढ़ते है। जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप के हवाले से आपने बेसिक बातें पढ़ ली कि फंक्शन ग्रुप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ठीक है, और उस फंक्शन ग्रुप के जरिए हम देखते हैं इनके जो जनरल फॉर्मूलाज है ना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब अपने चैप्टर्स क्लियर करते जाएंगे तो वन बाय वन उनके पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ बड़ी ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो है नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है। मैं यहाँ पे आपसे 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। हाँ सर, मुझे आपकी वो स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, बस मतलब अगर कुछ जस्ट लिख रहे हैं। अभी अभी आ जाती है, एक्चुअली मैंने शेयर कर दी है, वो थोड़ा सा शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। चले, तो नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने की स्कीम को। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 1 2 3 4 तो नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनको किसी स्पेसिफिक पैटर्न में ढालना बड़ा जरूरी था, उनको एक की सिस्टमैटिक वे में लेके जाना बहुत जरूरी था। तो उस सिस्टमैटिक वे के लिए आईयूपैक सिस्टम जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? जी। अच्छा, तो IUPAC सिस्टम जो था, इन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये IUPAC, ये जो नॉमेनक्लेचर है उसका मतलब है कि मतलब नेमिंग, मतलब कैसे नेम नेम करते हैं कोई नेम चीज को। कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और IUPAC क्या है? IUPAC वो अदारा है या वो ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने ये चीज बताई थी कि हम नोमेनक्लेचर किस तरह बनाते हैं।
अच्छा जी, अब ठीक जरा है। देखते हैं इसके अंदर। मैं एक कंपाउंड का नाम लिखता हूँ सबसे पहले। मैं अल्केन्स की बात करता हूँ। हम सबसे पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम्म। जिसके एंड पे ANE आता है, अल्केन। याद रखिएगा, हम्म। जब हम कभी अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें सबसे पहली चीज हम्म। याद रखनी है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड्स के अलावा हमारे पास ये, याद रखें, जितने भी अल्केन्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड। हम्म। हम्म। इसमें हम कुछ मजीद डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इनको नोमेनक्लेचर के हवाले से पढ़ते हैं। अल्केन्स को हमने पढ़ लिया तो हमारे पास एक वर्ड और आता है। इसका जनरल फार्मूला सबसे पहले देखें। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है H2n+2। CnH2n+2। अच्छा, और ये भी पूछता है अल्केन सैचुरेटेड होती हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन्स आर और वो नॉट, अल्काइंस वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं, दे आर सैचुरेटेड। अब देख लेते हैं जी सैचुरेटेड का क्या मामला है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जरा हम अल्केन्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और अल्केन को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमें अल्काइल ग्रुप्स को भी स्टडी करना है। लेकिन चले पहले अल्केन को देखते हैं। मैंने अभी बताया, एक कार्बन आपने याद रखना है कितने बॉन्ड्स बनाता है। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? हम्म। कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखें कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है। जी। अब इसके लास्ट पे इसको हम कहते हैं मीथेन। इसका अगर आप नाम देखेंगे तो आपको पता होगा कि इसके नाम को ये मीथेन कहलाता है, CH4। ये घरों में जो आम सुई गैस हम्म। चल रही होती है वो भी यही गैस है। तो हम्म। ये है हमारे पास मीथेन। अब मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ, ये है हमारा मीथेन। हम्म। इसी तरह अगर हमारे पास 2 कार्बन होते, सी हम्म। एच थ्री CH3, तो बेटा इसका नाम क्या होता? CH3। और और क्या, ये तो हाँ इसमें। इथेन हो गया। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वो हम पढ़ चुके हैं। हम्म। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, मैंने जो यहां से भी रिमूव किए हैं? कि 3 हाइड्रोजन क्या है। पूछ रहे हैं आप? 3 हाइड्रोजन है ना इसके पास, सी एच हम्म। थ्री बॉन्ड CH3। हम्म। हम्म। अब बात को थोड़ी सी तवज्जो से सुनेंगे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मीथेन के एंड से ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, मीथेन के एंड से क्या करूं, इस हाइड्रोजन रिमूव को कर दें। रिमूव कर दूं, तो मेरे पास हम्म। इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा, H H H, और हम्म। इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया। जी। अब इसकी जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, कुछ भी हम्म। लगा सकते हैं। जी। तो इस ग्रुप को मीथेन से ये आ हम्म। गया मेरे पास मिथाइल। यानी मैंने हम्म। जब इसके एंड से एक H निकाल दिया तो मीथेन किस में कन्वर्ट हो गया? मिसाइल। शाबाश। अच्छा, और अल्केन का हाइड्रेशन होता है या ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रेशन? वो रिएक्शन में हम देखेंगे। फिलहाल हम उस तरफ बात डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये ठीक है। क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इथेन। ठीक है। अगर बेटा इथेन फिर के एंड, इथाइल बन जाएगा। शाबाश, ये बन जाएगा इथाइल। इसके एंड से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो मैंने इसको नाम दे दिया इथाइल।
तो अल्केन से मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो कोई भी अल्केन हो जिसके एंड से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाए? वो अल्काइल। तो अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है बेटा CN H2N प्लस प्लस वन। वन। शाबाश। अब हमने ये बात, एल्कीन्स का भी लेकिन ये भी होता है। अल्कीन्स का 2N होता है बस। CnH2n होता है। हाँ, लेकिन अल्कोहल का CnH2n प्लस वन OH होता है। CnH2N प्लस टू और उसके बाद O लिखते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे, फिलहाल हमारा। अच्छा, अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब पता है क्या? ये कुछ भी हो सकता है, इथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। हमें उसकी तरफ ज्यादा टेंशन लेने की फिर जरूरत। अल्केन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा अल्कीन्स की बात बाद में आएगी, पहले हम अल्केन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है? अल्कीन्स को CnH2n से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्काइंस को CnH2n माइनस टू से, लेकिन वो हम फार्मूलाज बाद में देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नहीं, तो मैं आप अल्केन जो हमने अभी किया है, अल्केन, तो ये जो ये साइड पर है, इनको कैसे, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इनको बेटा किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। इनको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी एल्केन को, कोई भी एल्केन हो, हम्म, तो आप उसको बेटे इस तरह हम्म, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला की मदद से। मैं बना देता हूँ, मोस्टली आपको लिटरेचर में ऐसा मिल जाएगा फॉर्मूला, जिसको हम लिखते हैं R और H, ये एल्केन होता है, ठीक है? हम्म, अच्छा, अब ये हमारे सामने एक छोटी सी सिचुएशन, मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर कर दी पहले। अब हम लोग इसके अंदर नॉमेनक्लेचर देखेंगे सबसे पहले, कि व्हाट आर द नॉमेनक्लेचर एंड हाउ वी कैन डिफाइन अ नॉमेनक्लेचर। हम्म। इसको एडजस्ट कर लो। ऑलराइट, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप अपने सबसे पहले अल्केन्स को, अच्छा मुझे नाम बताएं कि आपके पास एक चेन लिखता हूं मैं, हम्म। 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? ये क्या आपने बताया? ये मैंने एक चेन बनाई है, नॉर्मल है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है? 5 है, नॉर्मल पेंटेन। इसको बेटा जब IUPAC सिस्टम में लिखना है तो हम पेंटेन भी लिख सकते हैं, सिंपल एन पेंटेन लिखते हैं, बात है। ठीक है। अच्छा, अब इसको नाम दें जरा। हम्म, हम्म, जी, इसको हम्म, फिर इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे आइसोहेप्टेन। हाँ हाँ, ये आइसो, नॉर्मल, नियो, IUPAC सिस्टम में आपने इस तरीके से नहीं चलना। इसके अंदर आपने अच्छा। क्या यूज करना है, यही जो चीजें हमने सीखनी है। देखें, सबसे पहले काउंट करें इसमें कार्बन कितने हैं। 1 2 1 7 है। 2 3 4 5 6 और 6 7। 7। अब मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन जो सबसे राइट पर है। कौन सी? मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट है। हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम चले 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, ऐसे नहीं हम आ सकते। हम्म। हमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस चेन पे रहना पड़ता है। किस पे रहना पड़ता है?
कंटिन्यूअस चेन। कॉन्टिन्यूअस चेन पे। तो जब कभी आपने नाम देने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो सबसे हम्म पहला रूल जो हम याद रखेंगे तो वो क्या है? हम्म इसका पहला रूल, हम्म select the longest continuous chain. ठीक हो गया बेटा? जी। इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन आपके पास यही आ रही है। हमने इसको नाम दे, अब मुझे बताएं इसमें कम से कम इसमें कितने कार्बन है? कम से कम 6 हैं जो कॉन्टिन्यूस में आ रहे हाँ, हैं। चेन में 6 चेन है। में 6 को क्या कहते हैं? और 6 को हम कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन। अब इसका क्या करेंगे जो ये वाला कार्बन है हमारे पास? हेक्सेन मिथाइल। नहीं। अब ये जो चेन है ना, अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको यूं बना सकता हूं। अब हमने कहाँ से नाम देना शुरू किया था? 1 2 3 4 5 6, ये गलत था। अभी मैं इसको दोबारा हम्म से बनाता हूँ और फिर हम दोबारा से इसको नाम देने की हम्म कोशिश करते हैं। इसको जरा मैं थोड़ा सा उस कार्बन की फॉर्म में बनाऊंगा ताकि फर्स्ट बार पहली बार समझ रहे हैं तो जरा थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बेटा जो ग्रुप साइड पे लगा होता है ना, ये वाला, वो इस पहले आता है। इस ग्रुप को बेटे नाम देते हैं, ये जो ग्रुप है इसको नाम ब्रांच। देते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसका नाम क्या इस मॉलिक्यूल का नाम 1 2 3 एथाइल हेक्सेन है। नहीं मेरा बेटा सुने, आपने कहाँ से नंबर शुरू करने हैं? यहां से नंबर शुरू करना है या यहाँ से? दो कार्बन की चेन है ना, दो एजेस है। आप हम्म नंबर वहां से शुरू करेंगे जहां कार्बन के करीब कार्बन, जैसे यहां से करीब अच्छा। है ना, तो हम्म 1 2 3 4 5 4 5 6। 6। 6 कार्बन है, मैंने लिख दिया। ये कौन सा है हम्म कंपाउंड? हेक्सेन। सबसे पहले मैंने ये लिखा। हम्म अब मैं बता रहा हूं कि हमारे पास कौन सी पोजीशन पे ये कार्बन लगा हुआ? सेकंड पोजीशन। 2। और ये CH3 है, इसके एंड से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, ये मिथाइल होगा। हम्म इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल हेक्सेन। बात समझ आई? 2 मिथाइल हेक्सेन इसी वो सेकंड पोजीशन पर है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, एक और अगर थर्ड कंपाउंड। पोजीशन पर होती फिर 3 होता। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, वैसे हम क्या करेंगे अगर बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में है तो आप उसके साथ वाले से नाम देंगे जो सेंटर में नाम आ रहा है। हम अभी एग्जांपल करते हैं। चलें, चलें ये बताएं, आपके पास एक ये कंपाउंड है, हम्म इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका पहला नाम आएगा कि 2 एथाइल। हम्म, हाँ हाँ बताएं बताएं। 2 एथाइल। अच्छा जी, फिर 3 एथाइल। 2 एथाइल 3 एथाइल। रूल क्या था? सबसे पहले सिलेक्ट दी हम्म लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। जी। दूसरा रूल क्या है? नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? स्टार्ट लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग नियर टू सब्स्टिट्यूएंट। ये किया था ना हमने। जी। अब इसमें नंबरिंग देकर, अच्छा पहली चीज जो यहाँ मिस्टेक आपने की है ना, वो क्या है? आपने समझ हम्म लिया है कि ये जो चेन है हम्म आपके मुताबिक शायद ये स्ट्रेट चेन है हम्म जो लॉन्गेस्ट चेन है। एक्चुअल में ये लॉन्गेस्ट है ही नहीं। जी। काउंट करें। इसके 1 पास है 1 2 4 3 5 4 6 5 6 7। है।
देखो अच्छा, ना लेकिन लॉन्ग स्ट्रेट चेन है। जी, ये देखें, वन, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, ये भी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। हम्म और एक पॉसिबिलिटी है 1 2, यहाँ से देख लें, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं, 1 2 3 4 5 6, दो चेन्स है। एक बेटा अगर आप देखो तो ये वाली चेन बन रही है, हम्म और दूसरी ये वाली चेन बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम्म हमने दोनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस। कोई भी चेन अपनी मर्जी से, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस जो आपने लेनी है चेन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास लेकिन सर ये जो जो आपने ऊपर वाली पहले बनाई थी वो तो उसके पास 6 थी, और दूसरे वाले के पास 7 है, फिर 7 है। 7 वाली क्यों अच्छा नहीं पिक ठीक है, करेंगे? 7 वाली होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट ही है। अगर वो मैंने गलती से बता दिया तो हम्म आपने वही सिलेक्ट करनी है, जो 1 2 3 4 5, यही होगी बेटा, बिल्कुल यही होगी। ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 7 है। हम्म वो मुझे लगा शायद उधर 3 कार्बन है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जी। अगर ये समझ आ गया तो बताएं इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक बेटा जो इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा इसमें और एक सबसे राइट पर। ये सब्स्टिट्यूएंट। हम्म तो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, जल्दी से जी। बताएं इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? अच्छा, मिथाइल। 1 2 3, इस 3 methyl, और इसका क्या नाम है? 4 ethyl। आपने कहाँ से नाम देना शुरू किया? वन टू, बॉटम से। क्या 1 2 3 4 यहाँ से करीब आ रहा है ना? हम्म 1 2 3 4 4 5 6 7, 7, इसको नाम क्या देंगे? शाबाश बताएं। 3 methyl और 4 ethyl। शाबाश, 3। देखो ना, यहाँ पर आपने जो गलती की है मैं अभी आपको इंडिकेट करवाता हूँ। आपने कहा नहीं सर, थ्री मैंने तो 3, मिथाइल, ये गलत है आंसर मेरा। हाँ जी, अच्छा। 3 मिथाइल, यही बताया ना हम्म आपने। और 4 ethyl। और लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या है? हेप्टेन। साथ में लॉन्गेस्ट चेन हेप्टेन। आप मुझे बताएं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई। तो पहले क्या लिखेंगे? 4 ethyl 3 methyl। एग्जैक्टली, शाबाश। अब आपको समझ आई कि इसमें आपने जो रूल, एक तीसरा इसका रूल है, वो याद रखना है कि अल्फाबेटिकल। किस ऑर्डर में अरेंज करना है आपने हमेशा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो। हम्म अच्छा जी, तो जब हमें ये याद रह जाएगा तो देखें। ये सब फिर आप इसका वो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं? जी जी बेटे, मैं सारा आपको भेज दूँ। तो इसको जरा देखेंगे क्या बन गया हमारे पास। थ्री, सॉरी, हाँ, 4 4 ethyl 3 मिथाइल, methyl heptane। 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। हम्म जी। अच्छा, अगर ये बातें हमें समझ आ जाती हैं तो जरा हम्म थोड़ा सा एक और इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर इससे और अच्छा। जस्ट फॉर मिनट, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं। जी, अच्छा, अब यहाँ से एक और हमारा जो
चले, इसका नाम बताएं क्या होगा। हम्म, इसका नाम बताऊं। हम्म, ये जो H3 बॉन्ड है, हमने उनको मतलब सेपरेट बॉन्ड काउंट करेंगे या एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे? बड़ा रूल्स आपके सामने हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखें कितने होंगे इसमें और किस तरह से पुट करेंगे, बड़ा सिंपल है। रूल अप्लाई करके देखें ना, डायरेक्ट हो जाएगा। जो रूल्स पढ़ लिए आपने उनसे इधर उधर नहीं होना बस। हमारे पास वैसे हमारे पास दो चेन है, जो हम यूज कर सकते हैं। कोई भी चेंज जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर पहला हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि जी सारे बताइए। सब्स्टिट्यूट सेपरेटली लिख आएंगे फिर। एग्जैक्टली। चले, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बताता हूँ हाँ कि ये कौन से हैं। देखें, इसमें आपके पास मैंने इसको कंसिडर कर लिया, यहाँ से नाम दूंगा, यहाँ से फर्क कोई नहीं हाँ, पड़ेगा। सेंटर वाला मैंने भी कंसिडर किया था। फिर पहले हमारे पास वो ऐसा है कि हमारे पास टू हम्म, H3 है, पहले बताएं टू लॉन्गेस्ट एथीन, लॉन्गेस्ट टू चेन का नाम। मेथीन, वन लॉन्गेस्ट टू चेन थ्री का नाम फोर, क्या है? लॉन्गेस्ट ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन है हमारे पास। अच्छा, अब ये बताएं, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के बाद मुझे बताएं कि हमारे पास टू पोजीशन पे कितने मिथाइल ग्रुप है? दो। थ्री पोजीशन पे कितने मिथाइल ग्रुप है? दो। इसको लिखते हैं टू टू, मतलब दो पे दो बार। थ्री पहले थ्री, पहले टू टू, टू टू, थ्री थ्री। मतलब हम पहले देखेंगे टू मिसाइल, थ्री एसाइल ब्यूटेन। इसको आसान तरीका है, टू टू थ्री थ्री टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, टेट्रा फोर। बात समझ आ गई? अगर जी। दो होते तो क्या लिखते था? अगर दो होते तो डबल डाई, मिसाइल, डाई लिख देता। डाई मिसाइल, और हाँ, तीन होते ट्राई लिख था, शाबाश। और पांच होते पेंटा। हाँ, जितने भी होंगे आप उसके हिसाब से उसको नाम दे देंगे, सिंपल है। अच्छा जी, एक मिनट तक इसका नाम ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा जी, एक और कंपाउंड है, उसके बाद हमारा नॉर्मल प्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ आ गया ना आपको? बस ये चैप्टर ऐसे ही है, बस ऐसी चीजें हैं इस चैप्टर में। बेटा ये असल में मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे काम करवाया ताकि आपको नॉर्मल प्लेचर में कभी भी इशू ना हो। कई बार ना वो पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं जो सब उन्होंने नाम दिया होता है, तो फिर वो नाम के जरिए कंपाउंड को फाइंड करना जरा थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए ट्रिकी भी होता है। एक लास्ट चीज है इसमें, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस कंपाउंड को। इस कंपाउंड का नाम है वन। इसको नाम दो बेटा। लॉन्गेस्ट चेन हेक्सेन है। ठीक है, हेक्सेन आ गया। मतलब मैं लेफ्ट टू राइट नंबर कर लूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप लेफ्ट टू राइट जाना चाह रहे हैं, यहाँ से जाना चाह रहे हैं, यहाँ से वन करें। जी। जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बताएं आंसर। पहले पास हमारे पास है टू एसाइल, मतलब टू टू कॉमा हम्म, फोर, फोर कॉमा फाइव कॉमा
और फिर ट्राई एथाइल। मिथाइल बेटा। हाँ ट्राई मेथाइल में मतलब। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से नाम देता, सपोज ऑपोजिट साइड से, तो फिर हम्म। क्या बनना था? मैं अगर यहां से बस स्टार्ट नंबर चेंज। 1 2 3 4 5 6, तो इसका टू नाम थ्री फाइव रख देते हैं। 2 3 5। ट्राई मेथाइल। अब एक ही कंपाउंड के दो नाम? हम्म। नोमेनक्लेचर का ये रूल नहीं है। नोमेनक्लेचर में जब किसी कंपाउंड को लिखा जाता है तो एक तरह से। इसके लिए रूल नंबर 4 याद रखें। और रूल नंबर 4 बेटा ये बताता है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें दो हम्म। डिफरेंट किस्म के आपके पास मौजूद हैं, जो एक हम्म। ही जगह से स्टार्ट हो सकते हैं, तो देखें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ लगे हुए हैं, किस पोजीशन के वो पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है? राइट की तरफ। इस तरफ ज्यादा, या दूसरे लफ्जों मतलब जिस तरफ ज्यादा है उस साइड से ना शुरू ना 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 करेंगे। ना, जिसका नंबर छोटा होगा। मतलब जिसका मतलब अगर 2 4 5 और 2 3 5 हम 2 3 5 पिक करेंगे। कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे बेटा? हम टू थ्री स्मॉल फाइव नंबर को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जिसका सम कम है। यानी जो देखो, ये टू जनरली 245 और ये 235 है, तो आपके पास नाम कौन सा करेक्ट कंसीडर होगा? आपके पास नाम टू थ्री ये वाला फाइव करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है। और जो दूसरा नाम है आपके पास ये वाला, ये रॉन्ग कंसीडर होगा। समझ आ गई बेटा? ठीक है। जी आ गई। तो वापस आते हैं बुक की तरफ। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कुछ नाम शाम दिए होंगे, और हम्म। देखो ना, उसने कहा डिस्प्ले फार्मूला बनाए, ऐसे कंपाउंड हम्म। दिए हुए हैं। आप इसका होम टास्क इजीली कर सकते हैं। आई डू बिलीव हम्म। नाउ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये अब आपके लिए मुश्किल हम्म। पैदा नहीं करेगा। ठीक है। जस्ट फॉर अ मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है, अच्छी है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, रूल्स याद रखने हैं। ऑर्गेनिक ना मैथ्स की तरह होती है, रूल्स याद हो तो। हम्म। अच्छा, ये देखिए, ये बेंजीन है, तो बेंजीन के बारे में आपने देखा होगा, इस तरह का उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। जी। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर दो हम्म। बॉन्ड्स बड़े जरूरी हैं समझना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। आइसोमर्स में लिखे हुए हैं, और हमारे पास हाँ होमोलैटिक। वो जो मैं पहले बोले थे। जी, मैं आइसोमर्स आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है, चैप्टर थोड़ा ही रह गया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे आइसोमरिज्म की बात करते हैं। आइसोमरिज्म से पहले मैं आपको हम्म। जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड के हवाले से बता दूं। आपने एक रूल याद रखना है हम्म। सबसे पहले। हम्म। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, इसकी दो टाइप्स मौजूद है। हम्म। एक टाइप बेटा हमारे पास आ जाती जी। है सिग्मा, और एक टाइप आ जाती है हमारे पास पाई। हम वन बाय वन इन दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम्म। जब बेटा हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो इसको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। रिमेंबर हम्म। दैट every single bond is a sigma bond. Every single bond is जी। sigma bond. सिग्मा बॉन्ड में होता क्या है? ये फर्ज करें एक हाइड्रोजन है, और बेटा फर्ज कर लें ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों एवरीथिंग इन ऐसे द बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है। जी, ये हाइड्रोजन का हम्म। न्यूक्लियस है, और ये हम्म। हम्म। दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन, डॉट एंड क्रॉस हम्म। फार्मूला के तहत। अब आप मुझे बताएं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हम्म। मौजूद हैं, क्या वो उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां न्यूक्लियस का सेंटर आ रहा है दोनों का? हम्म। ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद हों, इन बिटवीन द अबव टू और below। न्यूक्लियाई, ना 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 ना, इन बिटवीन ये द सिग्मा टू। है। जी, लेकिन पाई में अबव और बिलो होता है। जी, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, मेरे ख्याल से मैंने करवाया था आपको। वो ये हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान में आते हैं। और इसको हम हम्म। सिग्मा बॉन्ड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम्म। ये एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। हम्म। इलेक्ट्रॉन्स
are present in between two nuclei. अच्छा, पाई बॉन्ड फिर जल्दी जल्दी से मैं बता रहा हूँ। जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, ये आपके पास हर डबल बॉन्ड और उससे ज्यादा बॉन्ड, डबल ठीक है। एंड ट्रिपल हम्म बॉन्ड्स हम्म आर पाई बॉन्ड्स। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखें, जब आपके पास पहला बॉन्ड बन गया होता है, जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं, इसके पास फर्ज कर लेते हैं एक एक्सिस ये है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, जी। ये आ गया वाई एक्सिस और बेटे ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। हमने उसके वो जो प्रिंसिपल क्वांटम शायद उस वाले चैप्टर में पढ़ा था। जी, अब एक और कार्बन है हमारे पास, इसी तरह से मैं यहाँ बना लेता हूँ एक और कार्बन। ये बेटा इसका वाई एक्सिस आ गया और ये बचे इसका एक्स एक्सिस आ गया। अब जब ये दोनों एक्सेस आपस में मीट करेंगे, हम्म सबसे पहले इनके एक्सेस के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। कैसे? पहले से मैं बोल एक इलेक्ट्रॉन इधर है, कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये आपस में कुछ यूं मैच करेंगे, ये हम्म करीब आएंगे और एक दूसरे से बॉन्ड, जी। बॉन्ड बन गया। जी जब सिग्मा बॉन्ड बन गया तो सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। जी। ठीक है, ये बॉन्ड अपनी जगह पर क्या हो गया है? फिक्स हो गया। अब आपके पास वाई बच गए, तो वाई ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप करेंगे ये देखिएगा। मैं सिर्फ वाई बना रहा हूँ आपके लिए। ये इसका वाई है और ये ब्लू से मैं दूसरे कार्बन का वाई। ये इस तरह से मैच करेंगे, साइड पे मिलेंगे ना। जी मैं क्या कह सकता हूँ कि ये या तो इस डायरेक्शन में मिलेंगे आपस में, जी। ये नीचे वाले में। या बेटा यूं मिलेंगे। इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। जी इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस के ऊपर होंगे। मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड होगा तो दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा। और जी पाई बॉन्ड ठीक। जब बन जाता है तो याद रखना, देखिए सिग्मा बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हैं, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये हाँ, घूम सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड को आप लोग रोटेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो याद हम्म रखिएगा कि आप लोग हम्म कैन रोटेट, हम्म ये हम्म हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। अगर ये रोटेट होगा तो ठीक। बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, पाई ठीक है। बॉन्ड ही टूट जाएगा अगर वो करेगा। अच्छा, इस हम्म ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं या न्यूक्लियस के नीचे होते हैं। हम्म यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखना है आइसोमरिज्म का। उस आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट का नाम ये है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे, अभी देखते हैं। यहां से मैं आपको एक आइसोमरिज्म समझा दूंगा जिसको हम नाम देते हैं बेटा सिस ट्रांस आइसोमर्स। इस ट्रांसलेशन। अगर आपके पास, ये जरा तवज्जो से देखना, अगर आपके पास ये कंपाउंड होता,
फर्ज कर लें यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन को रिपेल कर सकती है? जी। डेफिनेटली नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो बेटा ये हम्म, बॉन्ड ऑटोमेटिकली रोटेट होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है ना, जी। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट होगा और आपके ऑपोजिट, पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे लेकिन। ये ऐसे चला जाएगा ना कि आपके पास जो हाँ। क्लोरीन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। हम्म। क्यों ऑपोजिट हो जाएंगे? हम्म। जी। जी, ये ऑपोजिट इसलिए हो जाएंगे ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। ये भी मतलब यहाँ ये भी पता पड़ा है हमने। अच्छा, तो ये बताएं, क्या हम्म। ये वाला बॉन्ड जो है, हम्म। अगर क्लोरीन यहाँ पर आ गया तो क्या ये रोटेट कर सकता है? रेड कर सकता है। बेटा डबल बॉन्ड है, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं रोटेट कर सकता। अगर डबल बॉन्ड रोटेट ही नहीं कर सकता तो फिर ये बताएं, हम्म। क्या इसकी प्रॉपर्टीज जो ऊपर वाला कंपाउंड है और ये प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होंगी? नहीं, डिफरेंट होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, इसे कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म। ओ, हाँ, सिस होता है जिसके अंदर साथ साथ होते हैं, ट्रांस होता है जो दूर होते हैं। ऑपोजिट होता है। तो अब हम्म। देखें, इस अगर आप यहाँ देखें ना, डायरेक्शन की बात करें, देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम्म, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जी। जिसकी वजह से एक पार्ट नेगेटिव हो जाएगा हम्म। और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो हम्म, जाएगा। जी। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हम्म। नहीं होगा। अच्छा जी। ठीक है, इसके अंदर पोलैरिटी होगी। अगर हम्म। हम बात करें इस मॉलिक्यूल की जो नीचे है, किसके अंदर पोलैरिटी आएगी? वो ऊपर वाले में, वो सिस का पोलैरिटी आएगी। इसमें आएगी ना पोलैरिटी, इसमें। ट्रांस में नहीं होगी थी, वो दूर दूर है। ना ना ना, ट्रांस में दूर की बात नहीं है, बात है हम्म। इसमें पोलैरिटी क्यों नहीं आएगी। ये अगर हम्म। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हम्म, यहाँ खींच रहे हैं, और जितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतने ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। इसका मतलब इस कंपाउंड में पोलैरिटी नहीं होगी। हम्म। और याद रखिएगा कि पोलैरिटी जो डाइपोल मोमेंट होता है, हम पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर हम्म, सम को कहते हैं। इन दो वेक्टर्स का सम जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इन दो वेक्टर्स को जब हेड टू टेल रूल से मिलाएंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। ठीक है, तो ये सिस और जी। ट्रांस आइसोमर्स हैं जो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की हम्म, बेस पे पढ़ने होते हैं। जी। तो इनको हम नाम देते हैं ये हमारे आ जाते हैं आइसोमर्स के अंदर से ट्रांस आइसोमर्स में। हम अभी हम्म, थोड़ी सी और बुक की डिटेल्स देखते हैं कि मजीद हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। बाकी सिंपल चीजें हैं, ये देखें। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, देखिएगा जरा। हम्म, यहाँ पर जो ब्रोमीन लगी हुई है, 3 कार्बन है, C3, हम्म, 1 2 3 4 5 6 हम्म, Br2। यहाँ देखें, आपके पास पोजीशन चेंज हो रही है Br की? जी। अच्छा, ये सेम है, सॉरी ये सेम है, क्योंकि ये देखो ये 1 कार्बन है से। और ये 2 कार्बन है, हम्म। तो सेम लगा हुआ है, 1 हम्म, 1 एंड 2। जी। इसको हम विसिनल का नाम देते हैं। जो 1 2 हेलोजेंस होते हैं ना, 1 2, इसको कहते हैं विसिनल हेलाइड्स। ये दो लगे हुए हैं ना, तो इसको नाम देंगे विसिनल जी। डायब्रोमाइड। हम्म। अच्छा, अब यहाँ देखें फंक्शनल ग्रुप। ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्क कहाँ आता है, ये देखिए पोजीशन में। ये 1 2 पे हम्म, लगे हुए हैं, जबकि ये 1 3 पे लगे हुए हैं। जी। ये वाले 1 1 पे लगे हुए हैं, एक ही हम्म, कार्बन पे लगे हुए हैं ना। हाँ, एक तो बेटा तरह। नाम देते हैं जेमिनल। एक होता है विसिनल, एक होता है जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या है? जो सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं। और ये कहाँ पे ठीक लगा है। हुआ है? 1 2 3। विशनल पर से डिफरेंट पोजिशन होते हैं। विसिनल होते हैं सात सात के कार्बन। 1 3 तो है लेकिन इसको विसिनल नहीं कहेंगे।
ये विसिनल है, ये जेमिनल है, ये विसिनल नहीं है, ये सिर्फ क्यों विस्नल डायहेलाइड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो ना 1 2 पे नहीं ना, साथ साथ कार्बन पे नहीं ना लगा हुआ, विस्नल का मतलब साथ साथ, जेमिनल का साथ साथ मतलब सेम। सेम। और नॉट विसिनल का मतलब और ये दूसरे को क्या है? ये डाई होंगे, इसे कहते हैं डायब्रोमो। अच्छा। अच्छा जी, ये डायब्रोमो आ जाएंगे हमारे पास बेटा, सिंपल है और ये सबसे बॉटम राइट वाला वो भी जेमिनल है? जी। ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये हमारे पास आ गए स्ट्रक्चरल। फंक्शनल ग्रुप, बेटा ये एक फार्मूला देखिए, मोलेकुलर फार्मूला गिवन है C3H8O, लेकिन स्ट्रक्चर हम्म। आपने ऐसे डिफरेंट किया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये अल्कोहल का आ रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये ईथर का आ रहा है। हम्म। तो वो कंपाउंड, वो ऐसे आइसोमर्स जिनको चेंज करने से उनका हम्म। उनका फंक्शनल ग्रुप भी अच्छा। बदल जाए, ये अल्कोहल है और ये हम्म। ईथर है, इसे हम कहेंगे अच्छा। ROH, और इसे हम कहेंगे ROR। तो ये फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो जाए ऐसे को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहा जाता है। ये देखें चेन आइसोमरिज्म, मैंने आपको बताया ना, ये ब्यूटेन है, हम्म। इसको हम आइसोब्यूटेन भी जी। कह सकते हैं। हम्म। और अगर हम आईयूपैक हम्म। सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो आईयूपैक में इसका क्या नाम बनेगा, 1 2 3 प्रोपेन, तो मिथाइल प्रोपेन बन जाए। हम्म। अच्छा, मिथाइल प्रोपेन में सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, 2, जी। लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है अगर सिर्फ एक है फिर जरूरत नहीं है लिखना। जी। ये भी बेटा आपका होम टास्क है, मैं अभी इसको आपको भेज देता हूँ। नाम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्गेनिक मुश्किल तो नहीं लग रही आपको? नहीं, मुश्किल नहीं है। इट्स इजी, लाइक आपने इसको जब करना है ना तो ये हो जाएगा ही नहीं। हम्म। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पर ना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक टॉपिक है जो हमारा लास्ट स्टेप है, बाकी तो हमने सिंपल सिंपल चीजें देख ली हैं। सबसे पहले बात करें कायरल सेंटर की। आपको पता है कायरल कार्बन कौन सा होता है? वो नहीं। कार्बन जिसके इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बने होंगे लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, अच्छा। अच्छा ऐसे को ठीक हम है। क्या कहते हैं, कायरल हम्म। कार्बन कहते हैं, ठीक है। कायरल का। अच्छा ये देखो, कायरल कार्बन कौन से होते हैं, इनका मिरर इमेज जो होता है ना वो एक दूसरे के तरह नहीं होता। ये देखें, ये CH3 है, ये H है, जी। ये OH है, हम्म। और ये COOH। हम्म। जब इसको मैंने मिरर में जी। रखा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, देख रहे हो ऑपोजिट पोजीशन पे आ गया। इस हम्म। डॉटेड लाइन का मतलब होता है इनसाइड, और ये जो इस तरह की लाइन है ना इसे कहते हैं हाँ, आउटसाइड, जो ट्रायंगल है। ट्रायंगल टाइप जो है। जब हम इसको और फिर जो मिरर में नॉर्मल देखें, लाइंस हैं। जी वो तो वैसे ही रहेंगी ना, वो एक प्लेन में होंगी, ये इन प्लेन और ये आउट प्लेन कहते हैं, ठीक अच्छा। है, इन प्लेन और ये आउट प्लेन। आउट। यहाँ जो बात आपने अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, हम्म। यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अब देखें तवज्जो से, ये हाइड्रोजन है, आप देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट चला गया मिरर में जाने के बाद, हाँ, ऑपोजिट चला गया। और ये भी इधर चला गया, तो सारे ऑपोजिट हो गए, किधर? ये देखो ना। आप किधर लिख रहे हैं? आप कुछ कुछ लिख रहे हैं फिर? जी बेटा, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, नजर तो नहीं कुछ आ रहा। आप लिख तो रहे हैं। अब आ रहा है नजर बेटा? अ, नहीं, अभी आप लिखते तो नहीं है कुछ। वो शायद इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, आ जाता है अभी 1 मिनट। जी बेटा आप देखेंगे, अच्छा, कोई आप कोई लाइन ड्रॉ कर, कोई सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे तक नजर आया अगर नजर आ रहा है? आपने कुछ। अच्छा हाँ, लाइन नजर आई मुझे अभी। ये जो मैंने अभी कंपाउंड पे लिखा है ये नजर आ रहा है ना आपको, इनसाइड आउटसाइड प्लेन? जी जी, ऐसा नजर आ रहा अच्छा, यहाँ देखें, बस ये याद रखें ये ऑपोजिट हो गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये भी आपका है। होम था। मतलब उसका बस साइड चेंज हो गई है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
अच्छा, याद रखिएगा कि मिरर इमेजेस जिनके ऑपोजिट होते हैं उनको कायरल कार्बन कहा जाता है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर इन देयर इफेक्ट ऑन पोलराइज्ड लाइट। ये बेटा पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसकी, मैं इसको जरा सर्च कर लूँ एक मिनट। ये मैं अभी पढ़ रहा था इस बुक में, ये सोलोमन की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बड़ी मजेदार बुक है, आइसोमरिज्म में जाती है। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आ जाए भाई, कहाँ भाई। अ, एक मिनट बेटा, बस मैं उसको देख लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है ना, वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वो है क्या। ओह माय गॉडनेस, इंटरनेट स्लो हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ओरिजिन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी जी नजर आ रहा इसमें देखें आपको ये लाइट नजर आ रही है, ये देखें उसकी दो डायरेक्शन। है। हाँ, अच्छा, ऊपर नीचे। अब जब हम इसको पोलराइज्ड करते हैं ना, ये देखें, ये होता है रोटेशन। जब ये लाइट गुजरती है ना, तो इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी जैसे जो क्लॉकवाइज होती है। जैसे जो स्क्रू में होता है रोटेशन। जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आप देख रहे हैं ना इसके अंदर। हम्म तो हम उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करते हैं। हम्म यानी हम उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो एक तरफ होता है ना, उसकी ऑप्टिकल हम्म एक्टिविटी और होती है, और दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी जी और होती है। तो हम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जज करते हैं उसकी ऑप्टिकल हम्म प्रॉपर्टी की वजह से। डिफरेंट आइसोमर्स की या डिफरेंट एनेंटियोमर्स कहते हैं इनके मिक्सचर को, उनकी मतलब प्रॉपर्टी। उनको रोटेट कैसे करते हैं लेकिन। बेटा लाइट की प्रॉपर्टी है ना कि लाइट जब किसी कंपाउंड से पास करेगी, तो उसके अंदर कोई रोटेशन होगी अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। तो जिस तरह का कंपाउंड होगा उस तरह का वो हम्म रोटेट कर जाएगा। मैं एक मिनट इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे आपने यहां से इधर जाना है इस रूट से, तो आपकी गाड़ी कैसे मूव करेगी? आपकी गाड़ी अकॉर्डिंग टू टर्न दिस रूट ही करेंगे। मूव करेगी ना। आप यहाँ से आएंगे, हम्म जितने टर्न कर रही है वैसे वैसे टर्न करते जाएंगे और यहाँ जाएंगे। और अगर रूट इस तरह का हो, हम्म तो आपकी रोटेशन भी उसके हिसाब से क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर और होगी, यहाँ पर होगी, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, चले हम्म बेटा, ये बेसिक चीजें हैं जो आपने अपने हम्म जहन में रखनी है रिगार्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट हम्म एक मिनट वेट करेंगे, मैं एक अपना शेड्यूल देख लूँ। अगर मेरी शेड्यूल में क्लास ना हुई तो हम इसी क्लास हम्म को इसी तरह फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर शेड्यूल में क्लास हुई तो इंशाल्लाह हम्म हम फिर इसको करेंगे। हमारे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म रह गए हैं, तो होपफुली अगले हम्म सेशन में ना मैं इंशाल्लाह वो हम्म, आपके वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है। ओके, वी हैव नो क्लास, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हम इसी को सेशन को हम्म कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक समझ आ गई?
ओके, अब यहाँ पर आपके पास ये ऑर्गेनिक पोलराइज लाइट के साथ क्या करते हैं यार? इसके साथ ये पोलराइज लाइट क्या करती है लेकिन? उसकी डायरेक्शन की पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये किस तरह का है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इनकी तो क्यों बायोलॉजिकल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। आपने लॉक एंड की मैकेनिज्म सुना हुआ है एंजाइम्स का? आपने जब ताले नहीं, की चाबी ताले से चाबी सॉरी क्या ताले को चीज चाबी का? से ताले को चाबी से खोलना हो तो आप क्या चाबी की किसी हम्म। भी डायरेक्शन में रख लेते हैं? नहीं, स्पेसिफिक आपके डायरेक्शन में पास टर्न करना होता है। चाबी की डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ना, अगर आप उन हम्म। एंजाइम्स को एक्टिव करना चाहते हैं या बॉडी के अंदर किसी दवाई का हम्म। काम देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उस दवाई का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि हम्म। उसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी ना मैं जी। आपको एक एग्जांपल, एक बड़ी मजेदार एग्जांपल है। वी वर इन द कॉन्फ्रेंस और हम इंटरनेशनल स्पीकर्स थे वहां आए हुए। तो हमें वहां पर हम्म। एक चीज सीखने का मौका मिला। जस्ट मैंने आपको ये बताई थी कि जो हमारे पास पेनाडोल है, हम्म। ट्रैक्सिन है, और जिंजर से जो आपके पास जी गोली जी। बनती है, याद है ना? वो डायरेक्शनल डिफरेंस होता है। मैंने आपको जी जी बताया याद है। था डायरेक्शन के बारे में। बिल्कुल हमने डिस्कस किया हुआ है डायरेक्शन हम्म। के बारे में। तो ये वही चीज है कि आप जो डिस्पिन की गोली 1 रुपए की खा रहे हैं उसमें कोई भी डायरेक्शन के कंपाउंड है, लेकिन जो आप जिंजर से हम्म। निकाल रहे हैं जिसे नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं, वो 180 रुपए की 200 रुपए की गोली है, क्योंकि उसके अंदर हम्म। डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मैं आपको होमोलैटिक हेटेरोलैटिक क्लीवेज आ गई हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोकार्बन्स आ गए, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन एंड दैट्स इट। ले बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमें जो रिएक्शंस को डिस्कस करना है, हम्म। रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम्म। सबसे पहली चीज बेटा, इसमें आपने कुछ किस्म की क्लीवेजेस याद रखनी है। एक होती है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेजेस क्या हो गई है? तोड़ना, क्लीवेज का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक। अच्छा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? इसको होमोलिसिस भी पढ़ते हैं। हम्म। इसमें होता ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन हम्म। के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। मैं इसको हम्म। एनर्जी प्रोवाइड करता हूं और इसके हम्म। दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का और ये हम्म। इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का। हम्म। जब ये टूटे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए और इसका हम्म। इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस जी। तरह का बनेगा कि आपके पास इस हाइड्रोजन के ऊपर डॉट आ जाएगा, यानी दोनों हाइड्रोजन हम्म। इक्वली, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। इसे कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या नाम देते हैं बेटा? होमोलाइटिक, लेकिन क्यों कहते हैं इसको होमोलाइटिक? इसके वो। होमो होते हैं ना एक जैसे, अच्छा, हाँ ठीक है। जब एक जैसे दिखते हैं। दूसरा है हम्म। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हम्म। मतलब डिफरेंट। जी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है डिफरेंट। अब ये बेटा डिफरेंट कैसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूं हम्म। कि मेरे पास मॉलिक्यूल है HCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। लाइक हम्म। क्लोरीन ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जब ये हम्म। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाए, इसको फुल एरो से शो करते हैं,
तो अब क्या होगा, जी। अब हमारे प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएगा कि एक तरफ बेटा मेरे पास आ गया H पॉजिटिव और दूसरी तरफ मेरे पास आ गया Cl नेगेटिव। ऐसे क्लेवेज को आप क्या नाम देते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लेवेज। हेट्रोक्लाइटिक, ठीक है, मतलब जिसके डिफरेंट होते हैं। इसमें डिफरेंट होते हैं। वी हैव होमोलाइटिक क्लेवेजेस एंड वी हैव हेट्रोलाइटिक क्लेवेज। ये बात जी। याद रहेगी आपको। जी। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो चीजें डिस्कस होती हैं उनमें हम्म, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आते हैं। अच्छा बेटा, ये फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस क्या होते हैं? आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो फोटो लाइटिक रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली हम्म, फ्री रेडिकल्स में शुमार होते हैं। इसकी एग्जांपल ले जी। लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्लोरीन Cl2। हम्म, जब बेटा इसके ऊपर सनलाइट गिरती है या सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोराइड रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोराइड रेडिकल्स। तो राइट, अब इस तरह की क्लेवेज रेडिकल को, लेकिन क्या होता है? रेडिकल का फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वो होता है जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये न्यूट्रल है न्यूट्रल है। और ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में चला गया है। अब इसको एक बॉन्ड बनाना है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस फॉर्म में ये स्टेबल ठीक है। था, लेकिन सनलाइट की वजह हम्म, से ये क्या हो गया? हम्म, अनस्टेबल हो गया, एक फ्री हम्म, रेडिकल की फॉर्म में चला गया। इस जी। स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन। मैं इसको दोबारा हम्म, लिखता हूँ। इस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन, हम्म, यानी वो स्टेप जिसमें हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम होता हम्म, है इनिशिएशन। अब जो ये रेडिकल बन गया है ये क्या कर सकता है? ये रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3H, मीथेन है, हम्म, और हम्म, ये फ्री रेडिकल इसके पास चला गया। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ मिला लेगा और ताकि वो नॉर्मल यहां बन पर जाए। भी, जी, ताकि नॉर्मल हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जब ऐसा होगा हम्म, तो अब आप देखेंगे कि ये CH3, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन रह गया हम्म, और इसके साथ क्या बन जाएगा? HCl। ठीक हो गया। हम्म, भाई ये भी एक रेडिकल है। अब ये भी एक रेडिकल है। अब बताएं क्या ये रेडिकल स्टेबल होगा? मतलब रेडिकल का ये मतलब होता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा नहीं है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हम्म, ठीक है, हाँ वही वही कह रहा हूँ, मतलब हाँ, ब्लेंड बॉन्ड है। exactly। अब देखो ये भी अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या कर सकता है? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लूज कर मॉलिक्यूल पे सकता है। अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा, जब ये आगे अटैक क्लोरीन लूज करेगा कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर क्या बन और फिर जाएगा? क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। ये एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा, पता, अनशेयर रह जाएगा। हाँ, ये बन गया मीन क्या मतलब अनबॉन्डेड रहेगा। अनबॉन्डेड रह जाएगा, फिर रेडिकल बन गया एक। मतलब बार बार कंटिन्यू करते रहेगा। एग्जैक्टली exactly। तो पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल में उसका नाम था इनिशिएशन, यानी स्टार्ट करना। हम्म, दूसरे स्टेप को कहते हैं प्रोपागेशन। अच्छा। ये ऐसे ऐसे प्रोसीड करता रहेगा।
अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक किस्म के रेडिकल बन रहे हो। देखें, आपके पास इसमें ये भी बन सकता है। मैं इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट लिखता हूँ। जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेंगे, ये ऐसे रिएक्शन चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे जी। आपके पास ये प्रोडक्ट बन सकता है, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। आपके पास ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, डाइक्लोरोमीथेन। जी। आपके पास ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और आपके पास लास्ट प्रोडक्ट कौन सा आ सकता है? CCl4, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्रोपागेशन का स्टेप। अब इसके बाद इसमें जो लास्ट स्टेप आता है बेटा, ठहरो मैं जरा इसको सेट कर लूं कि हम उस स्टेप की तरफ चले जाएं। उस लास्ट स्टेप का नाम है टर्मिनेशन। यानी अगर हमें रिएक्शन को रोकना है या रिएक्शन कब रुकेगा। ये प्रोपगेशन होता है जब रेडिकल बनता है। जी। और लास्ट स्टेप है बेटा हमारे पास टर्मिनेशन। ठीक है, क्या स्टेप है बेटा? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का और स्टेप। जहाँ पे रेडिकल खत्म होता है। जहां पर रिएक्शन रुक जाएगा, जहां पर रेडिकल खत्म होगा, तो टर्मिनेशन के स्टेप में। जहाँ पे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। जी। तो टर्मिनेशन होगी कैसे? क्या आयन के साथ रिएक्ट कराएंगे? नहीं, आप इसको जो इंडस्ट्रीज में करते हैं वो पारोक्साइड ऐड कर देते हैं इसके अंदर, वो खुद ही रिएक्शन को रोक देता है। वैसे टर्मिनेशन कैसे हो सकती है? जैसे मेरे पास ये रेडिकल है और एक मेरे पास ये रेडिकल है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? CH3Cl। रुक जाएगा रिएक्शन, कोई रेडिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हम्म। अगर आपके पास ऐसा है, CH3CH, और यहाँ पर है रेडिकल, और इसके साथ आपके पास अ, कोई भी फॉर एग्जांपल CH3 रेडिकल है, तो ये बन जाएगा CH3CH2। CH3। तो किसी किस्म का भी रिएक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा हो? रेडिकल। तो उसमें आपका जो मतलब ऐसा लाइक कोई भी दो रेडिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, उसे कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है। ठीक है, हम एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं कि जब हम पॉलीमर्स बना रहे होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक बनता है या कोई और पॉलीमर बनता है, तो उसके अंदर बेटा वो जी। खुद फ्री रेडिकल ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन को रोका जा सके। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। एक तो हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शंस आ गए इसके हवाले से। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आता है? इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस हैं दूसरे। मिसाल के तौर पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। जो हम अभी पढ़ लेंगे फिर हम उनको उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, जब हमारे चैप्टर्स में आएंगे तब हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो बेटा पहली टाइप है ना हमारे पास, वो किस तरह की है? रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तो हमारे होमोलर क्लीवेज आ गई, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आ गए। फ्री रेडिकल रिएक्शंस के बाद मेरे पास जो अगली टाइप है ना, वो होगी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शन होते हैं? एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड करते हैं। एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं।
जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो क्या करते हैं, हम्म, एडिशन रिएक्शंस करते हैं। जी। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैं इसमें मिला देता हूं हाइड्रोजन। याद रखिएगा आपके पास कैटलिस्ट जरूरी होते हैं रिएक्शन के लिए, क्योंकि कई रिएक्शंस हैं वो कैटलिस्ट के अलावा नहीं होते। अनरिएक्टिव। तो इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, कुछ टेम्परेचर यूज करते हैं। तो बेटा ये दो हाइड्रोजन इन दो पोजीशन पर आ जाते हैं। तो आपके हाँ पास हाँ, ये मैंने एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं। जी, तो इन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कह देते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पे कोई इसमें एक रिएक्शन भी ये भी है जिसमें हम Fe2O3 यूज करते हैं ना। जी, तो ये H आ गया और ये H आ गया, तो इसके साथ दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए। ये रिएक्शन इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी हम्म। इंडस्ट्री में? जैसे में मार्जरीन बनता है। जी शाबाश। आपकी जो ऑयल्स होते हैं ना उसके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं। हम्म। जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे ऑयल है हमारे पास, बेटा ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। ऑयल्स में जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं घी में। हम्म। तो वेजिटेबल ऑयल को आप वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हम्म, दीज रिएक्शंस। ठीक है बेटा, जी। हम्म। तो ये आप अपने जहन में रखेंगे, हमारे पास ये घी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हम्म। एक तो मेरे पास एडिशन रिएक्शन ये आ गया। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे आपके पास तीन बॉन्ड हो, जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसमें दो मोल्स हाइड्रोजन हम्म। आ जाएंगे उस ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करने के लिए, वही कंडीशंस, उसी तरह टेम्परेचर, तो आपके पास सारे बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगी, ये एडिशन ही है। ये भी एडिशन है बेटा। हम्म। कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो रिएक्शन है वो एडिशन। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई जी। आपको? हम्म। अच्छा जी, एडिशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास बेटे आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम्म। अच्छा, यहां से मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट, अब उसके अब वो ब्रोमीन के साथ अब ब्रोमीन में डालते हैं, जी, लिक्विड ब्रोमीन में। यस फॉर, और अगर वो कलरलेस बन जाता है वो उसका मतलब है उसके अंदर है, और उसके अगर नहीं बनता फिर उसके अंदर नहीं है। बेटा दो टेस्ट आते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम्म। क्या दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट वो वाला। जी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है? आप इस कंपाउंड को आप ब्रोमीन वाटर में डाल देते हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास अगर डबल अगर वो। बॉन्ड मौजूद होगा या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, से हमारे पास लेट्स हम्म। सपोज डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हम्म। तो आप इसके अंदर ब्रोमीन वाटर, मतलब वो वाटर कलर वो ब्रोमीन वाटर कलरलेस बन जाएगा। जी ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्रोमीन का कलर होता ब्राउन। है रेडिश ब्राउन। हाँ, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन से वो कलरलेस बन जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये अगर अगर है डबल बॉन्ड, अगर अनसैचुरेटेड है। जी, अगर सैचुरेटेड है उससे वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका आप यूं एक सिंपल सा याद रखें, इसका मैं टेस्ट भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप कंपाउंड को चेक करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, इसके अंदर ये है रेडिश ब्राउन कलर हम्म। सपोज, हम्म।
जो इसमें मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे बेटा ब्रोमीन। अच्छा ये है, हम्म, और हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो CCl4 में डिसॉल्व हुआ। ठीक है, उसमें क्या डाल रहे हैं वो कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा हमारा OC। और इसकी दफा पोटेशियम मैग्नेट के अंदर हम ये करते हैं कि हम वो जो पोटेशियम मैग्नेट है हम उसको ड्रॉप करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बेटा उसमें आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो और जब इसकी दफा पोटेशियम मैग्नेट फिर वो पर्पल कलर्स बन जाता है। जी, तो इसमें क्या होगा कि वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। उसको हम पढ़ेंगे आगे हम्म अपने जो दूसरे हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो क्या होगा बेटा कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पर कलर यार। कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हम्म वो लेवल हमने पढ़ लिया था। मोस्टली बच्चों ने ये किया होता, मैंने कहा मैं आपको बता दूं रिवीजन के लिए। ठीक है, हम्म ओके। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और व्हाट हैपेंस इन हम्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ा सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन हम्म रिएक्शंस में हमारे पास हम्म। मतलब वो उसके अंदर एलिमेंट्स वो जो कंपाउंड में थे वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH4+Cl2 है, हमारा आंसर बन जाएगा फिर CH3Cl+HCl। एग्जैक्टली मिसाल के तौर पे adjust तो नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे हो रहे हैं, देखें। ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3Br, और बेटे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ NaOH। अब सोडियम पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, और तो बेटा यहाँ पर ये सोडियम और ये ब्रोमीन, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे हम्म और क्या बन जाएगा, शाबाश, प्रोडक्ट में हमारे पास बन जी सर। जाएगा NaBr। BrOH। हाँ NaBr और फिर वो हो जाएगा तो जो OH है CH अल्कोहल। एग्जैक्टली वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, और जो हम्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो, वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब अल्केन्स अल्केन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अल्कीन्स एडिशन करते हैं। एल्कीन्स और अल्काइंस। हम्म ठीक है, ये है हम्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो केमिस्ट्री आती है वो आती है इलिमिनेशन रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, बड़े सिंपल हैं, इसको जरा देख लेते हैं। इसको जरा थोड़ा अरेंज कर दूं ताकि हम इसके लिए जगह बना दें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद बेटा मेरे पास आ जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। व्हाट आर दीज एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें आपके हम्म पास कंपाउंड इलिमिनेट हो जाता है। जैसे मेरे पास है CH2, CH2, हम्म एक तरफ H आ गया और एक तरफ मैंने Br लिख दिया।
सपोज ये है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मिला देता हूं KOH के साथ। अब देखें, जो ये पोटाशियम है ये किसके साथ मिल जाएगा, बियर के साथ और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो पीछे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हम्म तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, इस हम्म रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, उसमें हम्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम्म। KBr प्लस H। इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये डिहाइड्रेशन नहीं है बेटा, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आप एलिमिनेट कर रहे हैं एक कंपाउंड को, HBr को एक्चुअली हम हम्म एलिमिनेट कर रहे हैं ना इसमें से। तो याद हम्म रखें, जब कभी एलिमिनेशन रिएक्शंस का जिक्र हो तो आपने याद हम्म रखना है कि इसमें अल्कीन्स प्रोड्यूस होती है। हम्म ठीक है, एलिमिनेशन हम्म। रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, अल्कीन्स। अल्कीन्स प्रोड्यूस होती है। अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास फॉर्म ऑफ नोट्स ही आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन की टाइप है, थक तो नहीं गए, नहीं ठीक है। चले बस ये लास्ट ईयर है। क्या फिर इसके बाद हमने करना है वो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमने कर लिया पहले का। जी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कि जिसमें आप लोग वाटर के जरिए ब्रेक ब्रेकडाउन करते ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय वाटर। हैं जी। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस, तो सिंपल आप अगर इसका हम्म वर्ड देखें तो हम यहाँ एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं इसको, दैट्स इट। हम्म हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम्म। हम हाइड्रोलिसिस में, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय वाटर। मैं अभी रिएक्शन लिखता हूँ और उसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। CH3Br प्लस HOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस HBr। ठीक है, आपने वाटर के लिए तो जी। इसमें हम्म बेटा आपके पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस के मुख्तलिफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स हैं। हम्म हम हम्म। उसकी तरफ नहीं चलते हैं, हम इससे ऑनवर्ड अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है ऑक्सीडेशन। अच्छा, लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले का पढ़ लिया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा एक्चुअली ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। देखिए, मैं यहाँ एक कंपाउंड लिखता हूँ मिथाइल CH4, ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, हम्म। बेटा इसमें कितनी हाइड्रोजन नजर आ रही है आपको, जी 4 चार। हाइड्रोजन। हम्म 4 हाइड्रोजन हैं तो बेटा ये 4 बार ऑक्सीडाइज होगा। हम्म। कैसे, जब मैं पहली बार इसको हाइड्रोजन को रिमूव ऑक्सीडाइज करेंगे। करूंगा तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड आएगा, 1 2 हम्म 3, और यहाँ H तो रहेगा लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, OH। हम्म तो पहली बार ऑक्सीडेशन होने से अल्केन जो होता है, हम्म यानी मीथेन जो हम्म है, वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अल्कोहल।
अब अगर मैं इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तवज्जो देनी है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं बेटा, ये आपके पास ये एक एच है, ये एच मैं वैसे लिख देता हूँ। हम्म यहां पर एक और ओ एच आ जाएगा। ओ, इसके साथ भी पहले से ओ लगा हुआ है, ओ एच, हम्म और एक और ऑक्सीजन आ गया। अब याद हम्म रखेंगे कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। सिंगल कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल हम्म नहीं होते। तो बेटा अगर वो कभी नीचे नहीं, क्या नहीं होते? एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, हम्म तो जब ये स्टेबल ही नहीं होंगे तो बेटा क्या होगा? ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे। यहां से H हम्म और यहां से OH, हम्म ये क्या बना देंगे मिलके? ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? ये H2 बन जाएगा। ये बन जाएगा H2O। तो इसका मतलब इसमें से H2O माइनस हो जाएगा, हम्म और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा बेटे वो कौन सा होगा? वो एक एल्डिहाइड होगा, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा। ये देखें, ये H भी गया, अच्छा। ये OH भी गया, ये बॉन्ड यहाँ हम्म शिफ्ट हो जाएगा। हम्म तो आपके पास कंपाउंड कुछ ठीक। इस शक्ल का आएगा। हम्म C, इसके साथ दो H, हम्म और इसके साथ यहाँ आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं हम्म एल्डिहाइड। हम्म अच्छा, अगर इसको फिर ऑक्सीडाइज करवाया जाए हम्म तो बेटा फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर एक और एच लग जाएगा, हम इसको यूं बना लेंगे, एच। क्या ये एस्टर बनेगा फिर? नहीं बेटा, ये बन जाएगा ये वाला। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी। अभी इसमें कार्बोक्सिलिक। हाइड्रोजन बची अच्छा हुई है, हाँ, हाइड्रोजन बची हुई है। तो ये मजीद ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसे फॉर्मिक हाँ। एसिड कहते हैं। अच्छा, इसको जब मजीद ऑक्सीडाइज करवाऊंगा तो ये इस हम्म तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। सी, तवज्जो देनी है जरा बात पे, हम्म डबल बॉन्ड O, हम्म इधर भी OH आ जाएगा हम्म और इधर भी OH आ जाएगा। ये पता हम्म, है क्या बन गया है? क्या? इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, अच्छा, कार्बोनिक। H2CO3। और H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये हम्म कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर। हम्म ठीक है, इसका ठीक मतलब है। अगर मीथेन होगा, एक कार्बन होगा सिर्फ, हम्म तो हम्म ऑक्सीडाइज होके आखिरी प्रोडक्ट क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जी। अच्छा, कार्बन अगर डाइऑक्साइड वाटर। और अगर इसकी जगह, ये बात बड़ी तवज्जो हम्म से सुनने वाली, हम्म अगर बेटा इस हाइड्रोजन की जगह हम्म R ग्रुप लगा होता तो याद रखना है, मैं यहाँ पे चलो नीचे बना देता हूँ भाई, इतना याद रखो, अगर ऐसे होता हम्म तो बेटा इसका प्रोडक्ट आना था RCOOH हम्म सिर्फ। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रुक जाता है अगर R लगाओ, कोई और कार्बन लगाओ तो। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो मतलब आपने, उसके आगे नहीं जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता। नहीं बनेगा, सिर्फ मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इन्हीं की मैं रिडक्शन करवाना शुरू कर दूं सपोज, हम्म तो पूरे का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या चीज़ का रिएक्शन? अगर रिडक्शन करवाना शुरू कर दूं हाँ, बैकवर्ड हम चलेंगे फिर। तो ये बैकवर्ड हो जाएंगे। तो अगर हम्म मैं इसमें रिडक्शन करवाऊं तो मैं हम्म
इनकी रिडक्शन भी करवा सकते हैं, हम्म लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल ये चीजें बता देंगे, ठीक है। ठीक है। चले, तो यहाँ तक बेटा आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने याद रखना है कि हमने जो जो चीज़ें आज डिस्कस की हैं होपफुली हम्म वो आपको समझ आ गई होंगी। मजीद अगर कोई जी। इशू आएगा तो हम उसको फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। हम्म चले, ठीक है। ठीक है बेटा, आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर जी। टुडे। आज 2 घंटे की क्लास होगी तकरीबन हमारी। हम्म